IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार घटना चक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये घटना चक्र सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन हैं, पार्ट 1 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और साइंस को तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि घटना चक्र के क्वेश्चन को और साथ में लूसेंट के जो है साइंस के अगर हम हल कर लेते हैं तो हमारे साइंस के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें समझाया गया है चीज़ों को, तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो साइंस में कौन किसके जनक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो लेबोजियर इसके जो है रसायन शास्त्र के जनक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं? तो परमाणु में जो केंद्र होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो है किनारे किनारे चक्कर लगाता है। ठीक है। तो इसका जो है देखना, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से आपको याद करना है कि बेसिक क्वेश्चन हमारे कभी गलत ना होने पाए। बेसिक क्वेश्चन अगर आपकी सही हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चन भी आपके अपने आप सही हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, मतलब नाभिक में होते हैं। कौन? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के न्यूक्लियस के जो है इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ऐसा भी आपने चित्र में भी देखा है, मैंने आपको ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। तो क्वेश्चन दो तरह से था, इसे दोनों तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु एटम का भाग नहीं है? तो इसमें कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो फोटॉन नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, अणु का भाग होता है, लेकिन फोटॉन इसका अंग भाग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्राकृतिक तत्व में, प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? तो खोज से जुड़े हुए क्वेश्चन साइंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने खोजा था परमाणु के नाभिक को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये बेसिक चीज है, इसको आपको पता होना ही चाहिए साइंस में। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? मतलब उसका जो है कण भी है और उसका ठीक अपोजिट भी है। इनमें कौन सा है? याद रखना, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कण का ठीक अपोजिट जो प्रतिकण होता है उसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका, इनमें मूलभूत कण कौन सा होता है? इनमें कौन सा ऐसा है जो मूलभूत कण होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्लार्क। क्लार्क जो होता है ये आपका मूलभूत कण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है? इसमें कौन सा ऐसा कण होता है जो आवेश रहित होता है? तो आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है, याद रखना, ये आवेश रहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस कण का शून्य आवेश होता है? तो क्वेश्चन उसी तरह का है, बस केवल घुमा दिया गया है। न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को याद रखना, जो है जो आवेश होता है वो शून्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अर्थात ये उदासीन होता है। नेक्स्ट आपका, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, तो उसके द्रव्यमान किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। तो हीलियम के एक परमाणु नाभिक के बराबर क्या होता है? तो अल्फा के जो कण होते हैं जिनका द्रव्यमान लगभग इसी के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है, याद रखना, और ये प्रोटॉन। तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं किसके नाभिक में? हीलियम के। लेकिन परमाणु के नाभिक में
जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एक होता है, लेकिन हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन हमें अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट आपका निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? इसमें कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये बात को याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये आपका बीटा कण में याद रखना ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आपका एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक नाभिक होता है तो उसके द्रव्यमान की संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है, उसी को हम एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ये बात याद रखना, अगर परमाणु में न्यूट्रॉनों मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व है उसके समस्थानिक अलग अलग होते हैं कब? द्रव्यमान संख्या में। द्रव्यमान संख्या में याद रखना जो है समस्थानिक अलग अलग होते हैं एक ही तत्व में, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको कभी आप लोग गलत बिल्कुल मत करना, नहीं तो एग्जाम में बहुत बड़ी गलती फिर हो सकती है। नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिविटी जो है मापी जाती है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, गाइगर जो है काउंटर द्वारा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था बेकुरेल ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो खोज से जुड़े हुए क्वेश्चन वह किसके कौन जनक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जो है आपके रासायनिक विज्ञान या केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं अगर किसी तत्व को या किसी कोई भी वस्तु हो अपने मूल स्वरूप में दोबारा अगर आ जाती है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं आती है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, अगर वो नहीं बदलती है। तो इसमें आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? पानी में चीनी का घुलना। पानी में अगर चीनी घुल जाती है तो चीनी को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, पानी को गर्म करके उससे वाष्पीकृत कर दिया जाए तो चीनी या नमक हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और नमक का उत्पादन भी ऐसे ही होता है। दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, यह रासायनिक परिवर्तन है। एक बार अगर बदल गया तो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। तो पानी में चीनी का घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जल का वाष्प में परिवर्तन कैसा उदाहरण है? तो जल अगर वाष्प बदल जाएगा तो वाष्प से फिर जल में बदल जाएगा, तो इसलिए कैसा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। ये भौतिक परिवर्तन है, ये दोबारा भी हो सकता है। सब्जियों में को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, यही होगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सब्जी कई बार मुलायम हो गई तो दोबारा सब्जी उसी रूप में नहीं आ सकती है। ठीक है, जबकि सनी हुई मिट्टी पर सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। यही आपका बी जो है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से परिवर्तन मतलब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और इनका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का जो है क्रिस्टल जो होता है ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ का गलन ये भी भौतिक परिवर्तन है। दुग्ध जो है अस्कंधन ज्यादातर जो दही बनती है तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो केवल 3 हो जाएगा जो आपका रासायनिक परिवर्तन है, बाकी ये दोनों क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो आपको ऐसे ही उदाहरण के साथ आपको चीज़ों को याद करना है। ठीक है, इसका आंसर केवल 3 होगा। नेक्स्ट आपका जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जब जल का अपघटन होता है तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करते हैं और फिर अचानक क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी को पाश्चुराइजेशन कहते हैं। तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित ताप पर उसको अचानक ठंडा कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो अमूल का दूध आता है, मदर डेयरी का दूध आता है, वो इसी प्रक्रिया द्वारा उसको हम फ्रीजिंग करते हैं और फिर बाद में हमारे घरों तक ये पहुँचता है। तो इसीलिए जल्दी वो ख़राब नहीं हो पाता है। पैकिंग उसी तरह होती है, पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर अचानक उसे ठंडा करके और फिर पैकिंग करके आपके घरों तक पहुँचाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा है जिसका सुमेल नहीं किया गया है। तो आपका याद रखना, पहला है अलवणीकरण, समुद्री जल को अलवणीकरण द्वारा ही स्वच्छ करते हैं। प्रतिलोम परासरण जो है ये पेयजल को स्वच्छ किया जाता है। विकृतीकरण द्वारा प्रोटीन जो है होता है, लेकिन पाश्चुराइजेशन द्वारा चाय नहीं होता है बल्कि दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में किया जाता है। तो याद रखना, ये दूध के भी, चाय के भी और पानी के तीनों के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। द्रव मतलब जिससे हमारा जल हो गया, तो क्वथनांक का मतलब होता है पानी का उबलना, गर्म होना। तो जल का क्वथनांक अगर अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तो क्या होगा, तो याद रखना बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं, देखना खौलने की स्पीड और बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम कोई चीज़ अशुद्धि मिलाएंगे वैसे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उबलने की या क्वथनांक की स्पीड बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप मैं इसको करा रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो एग्जाम में। बहुत बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए साइंस के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही है। नमक जो है बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, नहीं घटा देता है, जिससे बर्फ जल्दी पिघलती नहीं है। जहाँ बर्फ रखा जाता है वहाँ नमक में रखा जाता है अक्सर, जिससे बर्फ जल्दी ना पिघलने पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। पहला है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का जो है क्वथनांक बढ़ता है तथा जल का हिमांक घट जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो अगर शुद्ध जल में हम नमक को घोलते हैं तो जल ज़्यादा देर तक उबलेगा, उसका मतलब उबलना बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, जबकि जल का हिमांक घट जाता है। बिल्कुल सही है, मतलब उसका फ्रीजिंग घट जाती है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। दोनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट है आपका दूध उदाहरण है किसका। तो दूध याद रखना एक पायस होता है, इमलाइसन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडरी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो गैस में द्रव हो जाता है, जलवाष्प जो है वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है कोहरे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। कभी जब कोहरा पड़ता तो आप देखिएगा बालों में चलते समय, आप रोड पे जब जाते हैं तो बालों में बहों में आपके देखा होगा छोटी छोटी बूंदें आपके कोहरे की रुकी रहती हैं। तो जो है याद रखना वो द्रव अवस्था में होती है। तो गैस ही द्रव अवस्था में बदल जाता है कोहरे में। ठीक है। नेक्स्ट आपका पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखना पानी जो है मिट्टी से जब जड़ों में जाता है पौधों के, तो जो भौतिक प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम परासरण कहते हैं। इसी के माध्यम से जल धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और जाइलम उसमें ऊतक होता है जो सहायता करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। याद रखना कभी खीरे को काटते हैं और जैसे उसमें नमक डालते हैं तो पानी तेजी से निकलने लगता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, वो परासरण प्रक्रिया होती है। इसी द्वारा याद रखना खीरे से जो है पानी तेजी से बाहर निकलता है जब उसमें हम नमक डालते हैं। नेक्स्ट आपका ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं होती है। मतलब कोई चीज़ ठोस अशुद्धियाँ हैं, अगर उसको हम शुद्ध करना हो, जैसे जल में हम कोई चीज़ मिला देते हैं और हमें शुद्ध करना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। तो याद रखना उद्पाटन भी होता है, क्रिस्टलीकरण भी होता है, लेकिन आसवन विधि नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। बाकी इन दोनों द्वारा जो हम किसी जो है ठोस अशुद्धि को शुद्धि में बदल सकते हैं। नेक्स्ट आपका
क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? तो याद रखना इस तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। जैसे मान लीजिए पानी और नमक दोनों को मिला दिया जाए तो उसको अलग कैसे किया जाए, तो याद रखना उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी तकनीक कहते हैं। उसी द्वारा एक मिश्रण से पदार्थ को अलग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उद्पाटन कहते हैं। याद रखना जब कोई चीज़ ठोस हो और वो द्रव अवस्था से ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाती है तो उसे हम उद्पाटन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कपूर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेफ्थलीन का अगर मिश्रण हो जाए तो उसको हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? उद्पाटन के द्वारा ही हम उसको अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी एक उदाहरण हो गया कपूर की तरह। नेक्स्ट आपका संक्षारण के उदाहरण क्या होते हैं? संक्षारण के उदाहरण किसे कहते हैं? तो याद रखना सिल्वर पर काले रंग की अगर परत चढ़ जाती है, परत का बनना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। तांबे पर हरे रंग की परत बनना ये भी है, और लोहे पर भूरे रंग की परत जमना अर्थात जंग लगना ये भी क्या है? संक्षारण प्रक्रिया द्वारा ये चीज़ें नष्ट हो जाती है। चाहे सिल्वर हो, चाहे तांबा हो, चाहे लोहा हो, वो बेकार हो जाता है तो संक्षारण की क्रिया द्वारा होता है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। तो लोहे पर जो भूरे रंग का जंग लगती है वो संक्षारण का उदाहरण है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी होगा। सभी एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? हमारी पृथ्वी के भूप्रवृत्ति में सबसे अधिक जो क्रस्ट होता है उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो याद रखना ये 46.8% पाया जाता है। ठीक है। ठीक है, आप इस लिस्ट में को देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। इसमें इसके अलावा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है 27.73%, एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.13%, आयरन पाया जाता है 5%, कैल्शियम पाया जाता है 3.65% और कार्बन पाया जाता है 0.6%। ये हमारे भूप्रवृत्ति में पाए जाते हैं, क्रस्ट में पाया जाता है। तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो ऑप्शन में तो हम सिलिकॉन को मारेंगे। ये भी आपको याद रखना, इस पूरी लिस्ट को अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन के बाद देखो क्वेश्चन वही आ गया। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक कौन सी मूल तत्व हमारे पृथ्वी जो है क्रस्ट में पाया जाता है? तो याद रखना ये कौन सा पाया जाता है? तो याद रखना ये आपका हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन दे दिया गया। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? इसमें कौन है जो मूल तत्व है? तो हीरा याद रखना मूल तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से विश्व यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाता है? यूनिवर्स मतलब पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। सबसे अच्छा याद करने का तरीका यह है कि जितने भी तारे हैं उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हीलियम बदलता है। तो हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका हीरे की खनिजीय बनावट क्या होती है? तो हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन होता है। तो हीरे में भी कार्बन पाया जाता है। तो हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम परगलन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसमें जो है जो ऑप्शन दिया है इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु मानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पोटेशियम के बाद तो सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है, सोडियम के बाद कैल्शियम है, और कैल्शियम के बाद फिर जो है आयरन या लोहा होता है। तो सबसे अधिक याद रखना क्रियाशील धातु कौन सी है? याद रखना पोटेशियम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेटिनम द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? इनमें कौन सा ऐसा है इनमें सबसे एक हल्की धातु है और एक सबसे भारी धातु है? तो लिथियम और जो है ऑक्सियम। तो याद रखना लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑक्सियम सबसे भारी धातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर पदार्थ है? तो आपका हीरा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसमें जो ऑप्शन है उस क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम याद रखना सब जो है सबसे अधिक कठोर है और सबसे अधिक तन्य भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? तो ऐसे चीज़ों को फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यूरेनियम, यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसी से परमाणु भट्टी चलती है, इसी से परमाणु बम भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? याद रखना, चाहे मोती हो और चाहे आपका जो है चूना पत्थर हो, दोनों की रासायनिक संरचना का नाम एक ही है और नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का जो रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस चूना पत्थर का भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका मणि और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो मणि हो चाहे नीलम हो, उसको हम रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सोडियम धातु का संचयन जो है केरोसिन में होता है। ये बिल्कुल सही है। धातु सोडियम का वायु प्रभावन होने पर गल जाती है, नहीं ऑक्साइड बनाती है, गलती नहीं है, ऑक्साइड बनाती है, याद रखना। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त होते हैं, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो सड़क होती है, सड़क पर जो रोशनी के लिए लाइट लगाई जाती है, उनमें पीले लैंप लगाए जाते हैं। तो उनमें क्या होता है? तो उसमें सोडियम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित धातु में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना, सोना याद रखिएगा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। खनिज मिनरल क्या होते हैं? तो ये अकार्बनिक ठोस होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, इस मतलब किसका खनिज होता है? तो याद रखना इल्मेनाइट किसका खनिज होता है जो भारतीय तटों के किनारे पाया जाता है? तो याद रखना ये आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम का जो है एक खनिज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन को मुख्यतया कौन सा होता है? तो अति मुलायम खनिज में कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम जो है सिलिकेट जो है आपका अति मुलायम खनिज माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था। तो चाहे आपका ये मोती हो और चाहे आपका चूना पत्थर हो, दोनों का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? तो याद रखना ये जिप्सम का बना होता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। और याद रखना जब किसी का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, जो उसमें प्लास्टर बांधा जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। देखो उसी जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ गया। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना टूटी हुई हड्डियों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हो किसका बना होता है? वो जिप्सम का बना होता है। अभी आपको क्वेश्चन मैंने बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से नाम क्या है इसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है अलग अलग तरीके से। फिर देखो उसी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? क्वेश्चन वही है, घुमा दिया गया है। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट दे दिया गया है, इसका नाम पूछा जा रहा है जो लोकप्रिय नाम है। तो ये मूर्तिकार भी इसका उपयोग करते हैं मूर्ति बनाने में, कलाकार भी यूज करते हैं, डॉक्टर भी यूज करते हैं। तो ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका माइका मतलब अभ्रक क्या होता है? तो जो अभ्रक होता है याद रखना ये ऊष्मा का चालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए अभ्रक का यूज कहाँ करते हैं? विद्युत के क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का ये
चालक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और याद रखना, ये माइका कहाँ पाया जाता है अर्थात अभ्रक कहाँ पाया जाता है? झारखंड में और आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप प्रयुक्त होता है? अभी मैंने बताया विद्युत के क्षेत्र में। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? इसमें कौन सा ऐसा द्रव है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? सबको पता है पारा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और पारा द्रव अवस्था में होते हुए भी एक धातु है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो समान ताप पर द्रव अवस्था में कौन होता है? पारा ही होता है। तो चूंकि धातु भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या होता है? तो जो भी तापमापक यंत्र होता है, जैसे बुखार के लिए हम जो थर्मामीटर होता है उसमें भी पारे का उपयोग होता है। तो पारा क्या होता है? उच्च संचालन शक्ति इसमें होती है, इसीलिए इसका उपयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है, चाहे वो आपका वायुदाब मापने को हो, चाहे वो थर्मामीटर हो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? इसमें कौन सा ऐसा है जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है? तो लेड हो जाएगा। सीसा, सीसा जल के साथ कभी अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से किसके? तो तांबे के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसके अलावा सीसा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इनके ऊपर भी जो है अगर भाप गुजरेगी तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला की खान कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है, बस्तर के पठार में, दंतेवाड़ा जिले में है। और याद रखना, यहाँ कौन सा लोहा पाया जाता है? तो हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। याद रखना, ये चारों लोहे के प्रकार हैं, लेकिन बैलाडीला में हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। और बैलाडीला का जो लोहा निकलता है वो जापान को हम निर्यात भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। तो हमारे यहाँ सबसे अधिक हेमेटाइट लोहा ही पाया जाता है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि जो है आपका लिमोनाइट, सिंडेराइट और मैग्नेटाइट, ये भी लोहे के प्रकार हैं, लेकिन सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा यही होता है जो है हेमेटाइट, जो बैलाडीला की खान में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो सबसे अधिक चांदी की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एल्यूमिनियम बनाने में के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो है ये एल्यूमिनियम का कच्चा माल क्या होता है? बॉक्साइट होता है। और बॉक्साइट से ही जो है हम एल्यूमिनियम को बनाते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? जो है रेलवे में, हवाई जहाज में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ ये आपका धातु दिया गया है, एक तरफ कच्चे माल दिया गया है, उनका नाम दिया गया है। एल्यूमिनियम का कच्चा माल क्या होता है? बॉक्साइट, बिल्कुल सही है। जो कॉपर का जो है सीने बार नहीं होता है। कॉपर का जो कच्चा माल होता है तांबा होता है, तो तांबे कच्चे माल को क्या कहते हैं? क्यूप्राइट कहते हैं। याद रखना, इसे कहा जाता है क्यूप्राइट कहते हैं। ठीक है, और सिनेबार किसका कच्चा माल होता है? पारा का होता है। पारे के कच्चे माल को हम सिनेबार कहते हैं। जिंक का जो है कैलामाइन होता है और आयरन का हेमेटाइट होता है। बाकी सब सही है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? इसमें कौन सा ऐसा है जो जल से हल्का होता है? तो सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट आपका, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुक्रम में सही अनुक्रम में सजाना है। ठीक है, किस आधार पे? घनत्व के आधार पे। तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो याद रखना, सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? चूंकि यहाँ अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम होगा सोने का, फिर पारे का, फिर इस्पात का। अगर ये आरोही क्रम होता तो पहले इस्पात होता, फिर पारा होता, फिर सोना होता। चूंकि यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा रहा है, मतलब घटते से बढ़ते क्रम पूछा रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सोना, पारा और इस्पात। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? ऐसे इसमें कौन है इसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरान का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन पहले पार्ट में दिया गया है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं कोई डाउट किसी क्वेश्चन में होगा आप पूछेगा, लेकिन यही सब तरीका है बेसिक क्वेश्चन सही तरीके से करने का, जिससे साइंस के क्वेश्चन गलत ना हो पाए। क्योंकि बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, 30+ क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो इस 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।